मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद एक्टिव हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की और जल्द दीगर इत्तेहादियों से भी मुलाकातें करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद ये इत्तलात आई थी कि काफ लीग ने गवर्नमेंट के साथ डट कर खड़े होने का ऐलान किया है, लेकिन काफ लीग के वफाकी वजीर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, जिन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ से बातचीत की और इन इत्तलात की उन्होंने तरदीद कर दी और ये वाज़ेह कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही गवर्नमेंट की हिमायत में कोई बयान दिया है। इसके बावजूद वफाकी वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी बरादरान से मुलाकात करके तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकाल दी है, जिस पर आज नाज़रीन लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने ये दावा किया है कि काफ लीग के सिर्फ 5 अरकान हैं। अगर काफ लीग अपोजिशन के साथ नहीं भी आती तो उनके बगैर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इसी से मुतालिक एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि जब आप लास्ट वीक हमारे प्रोग्राम में थे, आप कह रहे थे कि ये तहरीक अदम एतमाद से कुछ नहीं होना, ना ही ये इसको गवर्नमेंट प्रेशर समझेगी। अब चूँकि काफ़ी मुलाकातें हो गई हैं, प्राइम मिनिस्टर चौधरी बरादरान से भी मिले हैं, ऑल्दो बात ये आ रही है इत्तलात के उनसे उस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अपोजिशन काफ़ी पुरएतमाद है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी और कामयाब भी होगी। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट भी पुरएतमाद है, वफाकी वज़रा भी यही कहते हैं, ये इसके पीछे कहानी क्या है, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहले तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये माह फरवरी जो है ना, ये जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं फरवरी में, हमने भी सख्त जान को दोबारा ड्यूटी पे भेज दिया, जरा चेक वेक करके आए। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा कि फरवरी में कुछ भी नहीं होने वाला, अदम एतमाद आनी तो दूर की बात है। ये आपस में इनका एतमाद नहीं है, जो अदम एतमाद जिन्होंने लानी है ना, इनका आपस में भी अदम एतमाद नहीं है। और अब आज आप ये रख लीजिएगा, ये मार्च भी गुजर जाएगा, अप्रैल भी गुजर जाएगा, और ये सिलसिला जो है, असल मसला ये है कि ये जो खुद कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, ये खुद वोट को इज्जत नहीं देना चाहते। ये खुद एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि किसी को कोई इशारा मिल रहा है, नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो क्या करे, कहाँ से क्या होगा, किस तरह होगा। तो ये जब खुद ही अपने अंदर एतमाद नहीं रखते तो इन्होंने अदम एतमाद क्या लेके आनी है, या इन्होंने अदम एतमाद क्या करना है। ये बदकिस्मती है कि दावा जमहूरियत का करते हैं, लेकिन मुंतजिर हम रहते हैं कि जनाब कहीं से इशारा आए, कहीं से जनाब अपना बातचीत चले तो बात आगे चलेगी। देखिए, मेरे लिए मोनस इलाही साहब का जो बयान है जो उन्होंने दिया, वो कोई खुफिया कमरे में नहीं दिया हुआ, वो पूरी दुनिया के सामने मोनस ने बात की। और मोनस कभी कभी बोलता है और बड़ा जिम्मेदार है, वो गैर जिम्मेदार नहीं है। और वैसे भी चौधरी बरादरान की एक जो है वो तारीख है, वो बेवफाई नहीं करते। उनके साथ जो बेवफाई कर भी जाए तो वो उससे भी बेवफाई नहीं करते। और उसका मुशर्रफ साहब का दौर गवाह है कि जिस तरह उन्होंने हमजा शहबाज का और ये सारा उन्होंने ख्याल रखा, इसके बावजूद कि जो कुछ उनके साथ किया गया या उनके साथ हुआ है। और तीसरी बात है कि चौधरी साहिबान इस वक्त माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में है। वो क्यों चाहेंगे कि वो अपने ऊपर फिर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर लें कि जो जिन्होंने उनके साथ माजी में कोई अच्छा सलूक ना किया हो। बाकी ये देखें, दोनों तरफ दावे हैं। हमारे खटक साहब भी कहते हैं कि अपोजिशन के 8 MNA उनके पास हैं,
और ये भी दावे कर रहे हैं। अब अगर हम अपोजिशन के दावे देखें, कोई कहता है मेरे पास 20 है, कोई कहता है मेरे पास 5 है, कोई कहता है मेरे पास 15 है, तो यार इंतजार किस बात का है? फिर ले आए ना, क्यों नहीं लेके आ रहे? आपने यहाँ तो ये भी दावे आपने सुने होंगे, देखे होंगे कि लोगों ने कहा कि ये 21 से 23 फरवरी के दरमियान बुज़दार साहब फारिग हो जाएंगे और 28 से पहले खान साहब फारिग हो जाएंगे। और मैं खान साहब से परसों मिला हूँ। मैं आपको बताऊं, वो तो इतने पुरे एतमाद भी हैं और वो कहते हैं मैं मैदान में खड़ा हूं। और ये तो अपोजिशन की, मैं समझता हूं कोई इनमें अक्लमंद जो लोग हैं वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब 3.5 साल खान साहब ने पूरे कर लिए, ठीक है, तो अब खान साहब को गिरा के इन्हें मिलेगा क्या? एक तरह अब ये इनके देखे ना, इनकी दो अजीबो गरीब इनकी कहानी है। पहले कहते थे कि तेल महंगा क्यों किया, अब तेल सस्ता कर दिया तो कहते हैं तेल सस्ता क्यों किया। अजीब है कि भाई अगर महंगाई की तब भी आपको एतराज है, सस्ता किया तब भी आपको एतराज है। वो वही बात है कि इमरान खान साहब नमाज भी पढ़े तो कहते हैं ये नमाज ठीक नहीं पढ़ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। आखिर इन्होंने अपने लोगों को मुतमईन करना है ना। और आगे तो देखें 23 मार्च है, 22 मार्च को OIC के पाकिस्तान में मेहमान जो है वो 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे और आज 2 मार्च हो गई है। तो असम्बली जो है उसको भी उसमें इजलास होना है। तो ठीक है हाफिज साहब, सही है, आपकी बात समझ आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी पूरे एतमाद हैं। चौधरी बरादरान जाहिर है उनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो बेवफाई नहीं करते जिसके साथ खड़े होते हैं। अयाज साहब, आपको क्या लगता है ये महज खेल है, ये दावे हैं हाफिज ताहिर साहब जिस तरह कह रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर पूरे एतमाद हैं तो फिर तो अपोजिशन महज खबरों में इन रहने के लिए कर रही है, ये सियासी तौर पर एक प्रेशर भी कह सकते हैं इसको। दुआ हाफिज साहब की ये बात तो चले मैं मान लेता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पूरा एतमाद है लेकिन सच्ची बात है हाफिज साहब आज मुझे पूरा एतमाद नहीं लगे। जब उन्होंने कहा ना कि मैंने ये फरवरी के हवाले से कहा था, जो तारीखें दी जा रही थी, और मैंने कहा था फरवरी में कुछ नहीं होगा, जी जी, तो मैं समझा कि शायद उसके बाद वो कहें चूंकि मार्च शुरू हो गया मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बहरहाल मार्च अप्रैल और उन्होंने आगे बात की। लेकिन सच्ची बात है वो जो ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज होती है या गुफ्तगू का अंदाज होता है, वो जितने कॉन्फिडेंट पिछली दफ़ा थे जब वो बात फरवरी की कर रहे थे तो यकीनन बहुत कॉन्फिडेंट थे, आज मुझे वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं लगे। जैसे कि मैंने आपसे कल शेयर की थी कि तलाक स्पीकर के खिलाफ लाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल अगर स्पीकर के खिलाफ आती है तो बहुत ईजी है ऑपोजिशन के लिए। उसकी वजह ये कि वो है खुफिया बैलेट, तो खुफिया बैलेट में तो जाहिर है आप जिसको मर्जी वोट डाल लें, तो उसमें तो डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं है और डिफेक्शन भी नहीं लगेगी। आपने वोट मेरे साथ वादा करके आमिर इलियास राना साहब को डाल दिया तो किसी को क्या पता चलेगा कि आपने वोट किसको डाल दिया। और इत्तेहादी भी जाहिर है वो देख रहे होते हैं, वो कोई भी अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते। अगर कश्ती डूब रही होगी इस गवर्नमेंट की तो वो क्यों साथ खड़े रहेंगे? ठीक है, जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बात हो रही होती है, तो वो यकीन दहानियाँ भी एक दूसरे को करा दी जाती हैं कि जी ठीक है आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। जाहिर है आप साथ खड़े भी होते हैं, लेकिन फैसला उस वक्त करना होता है जब वो डिसाइसिव मोमेंट आ जाती है, जब आपने उस वक्त को फैसला करना होता है। फिर पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में सबसे पहले अपना मफाद देखा जाता है ना जी। जिसको सबसे ज़्यादा जहां मफाद उसको मिल रहा होता है उसने जाहिर है उस तरफ जाना होता है। और वो इनकी कमेटी भी एक बनी हुई है ऑपोजिशन की, उसमें नंबर गेम के हवाले से भी बात हो रही है और जहांगीर तरीन ग्रुप के बारे में बहुत बात हुई कि जी वो डिसाइसिव। मेरी इत्तला ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप इटसेल्फ अब एग्जिस्ट उस तरह से करता ही नहीं है, सही, क्योंकि उसके बहुत से लोग कुछ नून लीग के साथ राब्ते में हैं, कुछ JUI के साथ, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ काफ लीग के साथ राब्ते में हैं। तो शायद उन्हें वहाँ से जो कहा जाएगा उसके मुताबिक वो करेंगे। कुछ PMLN से टिकट्स भी मांग रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, स्पेशली फैसलाबाद के हवाले से। तो कुछ तो कंफर्म है, उन्हें कंफर्म कर दिया गया कि जी आपको टिकट भी दे दिया जाएगा, तो वो भी ज़ाहिर है चले जाएंगे। गवर्नमेंट का
प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद आए ना आए वो बात का इशू है। स्पीकर के खिलाफ अगर कामयाब हो जाती है तो जाहिर है उसके बाद तो पल्ले कुछ नहीं रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक अदम एतमाद आई थी जो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत वीक हो गई थी। ये भी हुआ करता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप लेके आते हैं और वो नाकाम हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर को उससे खास फर्क पड़ेगा और वीक होंगे। अगर स्पीकर नहीं रहता पीटीआई का तो फिर तो जाहिर है वो मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन पल्ले ही कुछ नहीं रहेगा। सही। तो ये सीरियस है, ऑपोजिशन बिल्कुल सीरियस एफर्ट करने जा रही है अब। मुझे भी 15 दिन 20 दिन पहले यकीन नहीं था कि ये होने जा रहा है, लेकिन हाँ जाहिर है जी। अब मुझे लगता है ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि ऑपोजिशन बहुत सीरियस है। जी आमिर साहब। जी, जब हमने 14 से 24 कहा था तो यही वो सूरत हाल है जिस पे आप सबको यकीन आ रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं बार बार कहता था कोई ना कोई तो मिला रहा है, बिठा रहा है, खिला रहा है, गप करा रहा है, और ये अब सब कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब को निकलना पड़ा और पहुंचना पड़ा चौधरी साहब के, क्योंकि वो एक हफ़्ता पहले जब मुनस ने बात की थी तो वो ताना दे रहे थे कि इनको चौधरी साहब की बीमारी की अब इतला मिली है। तो प्रेस रिलीज तो फिर बीमारी की ही अयादत की ही जारी हुई ना, प्राइम मिनिस्टर की भी। अदम एतमाद तो उसमें नहीं लिखा हुआ था, ना चौधरी ने लिखा ना आपने लिखा। और फिर वो तारिक बशीर चीमा साहब ने भी कह दिया कि जी वहाँ तो कोई डिस्कशन नहीं हुई, उसकी चौधरी साहिबान ने कोई तरदीद तो नहीं की कि ये अपनी तरफ से घड़ के कह रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब। वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके, और उन्होंने बड़ा खुल के कहा गया भी हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना है जिसमें कहा गया है कि हम फैसले करेंगे। तो वो बात दोनों तरफ जा रही है। अच्छा, जो प्रेशर की कल हम बात कर रहे थे, कुछ लोगों की समझ में नहीं आता प्रेशर सियासी होता क्या है। अगर सियासत कर रहे हो तो देख रहे हो, जायज़ा ले रहे हो, तो अब देखें आज ऑयल कंपनियों के साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम की अभी खबर आई है, ऐसी की तैसी फेर दी उन्होंने गवर्नमेंट की कि जनाब आप बताएंगे जो आपने 10 रुपये कम किया है ये पे कौन करेगा। हमने तो कर दिया है पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें पैसे देना आप, क्योंकि हमने तो पेट्रोल महंगा खरीदा है। अब गवर्नमेंट उस पर थोड़ा बहुत गुजारा करा रही है क्योंकि पैसे नहीं है। ये जो ट्वीट आया ना प्राइम मिनिस्टर का, ये नोट कर लें, जो आज उन्होंने कहा है कि पैसे ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, ये भी इनके गले पड़ेगा। ये IMF भी बोलेगा इस पर, वर्ल्ड बैंक भी आएगा कि आपने कितने पैसे इकट्ठे किए, आपके टारगेट के पैसे पूरे हुए हैं ना, कि अब आप कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं। ये सारे टारगेट्स आपने अचीव कर रहे थे, उसके साथ पर मंथ 4 रुपीज़ लेवी देनी थी। ठीक है, मुझे तो खुशी है कि उन्होंने वो कम कर दी, लेकिन ये पैसे तो पूरे करने हैं, क्योंकि PSDP कटेगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कटेगा पैसा, मुख्तलिफ जगहों से पैसे कट के आपने ये देना है, क्योंकि आपने जो पेट्रोलियम का रिलीफ है वो कहा है बजट तक नहीं आएगा। 3-4 महीने आपने दे दिए ना कि इसमें हम पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे। अल्लाह करे कि दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो। हम कब ये कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट प्रेशर में रहे, अल्लाह करे कि कीमत बढ़ जाए और ये फंस जाए, नहीं। पाकिस्तान की इकॉनमी सफ़र कर रही है उससे। अल्लाह करे कि यूक्रेन और रशिया का मामला हल हो, पेट्रोल पीछे वापस आए, ताकि कुछ सस्टेनेबिलिटी हमारे यहाँ भी आए। सिस्टम बिगड़ गया तो बैठ जाएगा। तो ये जो सारी सिचुएशन है जो पॉलिटिकली जिसको मैनेज करने के लिए इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ वो रिलीफ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने चोट गहरी लगा दी है। अब वो जो अदम एतमाद की तहरीक है स्पीकर वाली, वो 6 को आ जाए, 17 8 को आ जाए, 10 को आ जाए, आएगी। क्योंकि देखें राना सनाउल्लाह ने कल चौधरियों की मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि जिन लोगों को हमने गारंटी दी है कि हम टिकट देंगे उनको मिलेंगे। मतलब कि वो जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बात कही थी पिछले हफ्ते में कि अयाज सादिक साहब की जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि जहांगीर तरीन जब शादी में आए थे और वो कह रहे थे जहाज कहीं भी जा सकता है, उससे पहले वो एक दूसरे के मामला तय हो चुके थे लंदन में ही कि कौन से MNAs MPAs किसके हवाले हो रहे हैं, क्योंकि उसने लेके जहाज में नहीं फिरना, उन्होंने अपना बैगेज इन सब के हवाले कर दिया। ठीक है, जिसने संभालना संभाल ले। मखदूम अहमद महमूद भी नवाज शरीफ से जाके जरदारी साहब के बिहाफ पे मिले थे, कुछ और मीडिया के लोग भी जाके मिले, उन्होंने भी गुफ्तगू की, उनके साथ भी गुफ्तगू गवर्नमेंट अब दूसरे अंदाज से कर रही है। ये सारी चीज़ें बैक वक्त चल रही हैं, कोई काम ख़त्म नहीं हुआ है। प्रेशर आया है और इस प्रेशर में अभी फैसले होने हैं। ये नहीं हुआ है कि 1-2 मुलाकातें हो गई तो ठुस हो गया। अच्छा है कि गवर्नमेंट अपनी उस जो थी ना कि जी हमने तो बात ही किसी से नहीं करनी, मतलब देखे ना उन्होंने कहा है ना खाकवानी ने कि एक फ़ोन से काम नहीं बनता, कर लिया तो फ़ोन क्या हुआ, क्योंकि तरीन का सबसे बड़ा दोस्त तो वही है ना, वही सारों को, वो इमरान खान के साथ सबसे पहले लग गए थे, वही सारे गायब हुए हैं, वही सारे अब बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। तो प्रेशर इसीलिए बना है, इसीलिए आना जाना हो रहा है। फैसल साहब देखिए, तहरीक
अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी, बहरहाल अब तक तो आई नहीं, तो आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल तो ये है कि इमरान खान जो है वो परेशान हो गए, वो घबरा गए। अच्छा, उनके घबराने का जो सिग्नल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? अब उनको अपने मसाइल हल करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ रही है और खुद ही मैनेजमेंट करनी पड़ रही है। माजी में ये मेहनत और मैनेजमेंट उनको कोई करके बिल्कुल तोहफे के तौर पे जो है प्लेट में सजा कर दे देता था, वो उसको जो है वो कैश करवाते थे। उसी बुनियाद पे जो है उनका आप कॉन्फिडेंस कह लें, उनका आप तकब्बुर कह लें, वो जो है वो इंतहा पे था कि वो अपने किसी आदमी को या अपने इत्यादी को या अपने किसी पार्टी के आदमी को भी जो है वो किसी खातिर में नहीं लाते थे। यही वजह है कि उनके बहुत करीबी रुफ़का भी जो है वो उनके रवैये और मिजाज से जो है मुतनफ़िर होकर उनका साथ छोड़ गए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब की मेहनत कुछ और लोग कर रहे थे, तो इसलिए वो किसी को वो उन्होंने उस बात की परवाह ही नहीं की। अब उनको जो है वो परवाह करनी पड़ रही है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? या तो मौल से घबरा गए, लेकिन इस वक्त आप ये देखें, अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस वक्त एक इमरान खान को आप हटा देते हैं, तहरीक में एतमाद आपकी कामयाब हो जाती है, इसका बेनिफिशरी कौन होगा? ये एक सवाल है जो सारी सियासी जमातों के पास जो है ना, इस सवाल का वो जवाब तलाश कर रही हैं। इस वक्त सियासी जमातें भी जो है ना, वो आप ताहिर शफी साहब से उनकी बात से इख्तलाफ करें, लेकिन इनका ये नुक्ता सही है कि वो एक दूसरे पर भी जो है वो एतबार करने को तैयार नहीं, वो एक दूसरे को भी जो है वो वेट कर रही है। इस वक्त एक उलझा हुआ इमरान खान, एक खौफजदा इमरान खान इस वक्त पूरी अपोजिशन को जो है वो सूट करता है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को सूट करता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दानाई का मुजाहरा करना चाहिए तो मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं उसमें आने वाला मुस्तकबिल तो सिर्फ नून का नज़र आ रहा है। अच्छा, इस मुस्तकबिल को में अपनी जगह बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना खेल खेल रही है। ये खेल जो है वो मुस्लिम लीग नून को समझना होगा। अगर वो इधर ट्रैप हो गई और सिर्फ 1.5 साल के लिए इमरान खान को हटा दिया, तो ये इमरान खान से के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। जो 1.5 साल में जो लोग आएंगे 1.5 साल के लिए, ये घाटे का सौदा उनके लिए होगा। इस पर इमरान खान को शहीद बनाना, उनको मजलूम बनाना, ये किसी भी इस पर अपोजिशन की जमातों को जो है खास तौर पे मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन अगर वो जज्बाती होकर कोई ऐसा कार्ड खेल लेते तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को तो पहुंचेगा, मुस्लिम लीग नून को मुस्तकबिल में नहीं पहुंचेगा, नुकसान होगा। ठीक, इलियास साहब। देखिए, बिल्कुल जी, कल की जो सियासी सूरत हाल है उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गुब्बारे में से हवा निकल गई और खामोशी छा गई, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं। इस वक्त तमाम जमातें जो हैं अपोजिशन की, वो एक भरपूर तरीके से दोबारा वो जो अपना सेकंड A-B, ताकि वो जो तहरीक लाना चाहते हैं अदम एतमाद की, वो लेके आएँ उसको। जिस तरह यासा बता रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल उस प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और उनके जो बातचीत हो रही है, ये बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आमिर साहब कह रहे हैं, ये बात बहुत पहले की तय हो चुकी हुई है, लेकिन अब डिस्क्लोज़ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसमें ये गवर्नमेंट को उसमें देखना पड़ रहा है कि जी वो ये वक्त से पहले चीज़ें हो चुकी हैं। कई जो वज़रा हैं उनके, वो पहले से टिकट लेने के लिए अपनी वो बातचीत कर चुके हैं। तो जाहिर है ये जो नंबर गेम की बात है, तो जब किसी ने दे दी हो श्योरिटी वगैरह, तो उन्होंने अगले अब इन 1.5 साल नहीं देखने, अगले 5 साल देखने कि किस तरह उन्होंने काम करना है और डिफेक्शन लॉ से भी बचना है और किस तरह उसको करेंगे काम। तो वो इस पर ज़ाहिर अमल दरामद होगा और इस पर जो भी है अपोजिशन इस वक्त बड़ी यानी कि तेज़ और बड़ी समझदारी से काम करने की कोशिश करी है कि वो किसी तरीके इस गवर्नमेंट को डैमेज करे। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो अभी हालिया पेट्रोल की वगैरह की चली है, लेकिन जो चाल चली गई है, तो वो देख लें उसके दूसरे भी इम्पैक्ट हैं कि जी पैसे जो हैं कि टैक्स रेवेन्यू जनरेशन हुई है उसमें से दे देंगे, और ये अभी 1 महीने नहीं है, 3 महीने मुसलसल देना पड़ेगा बजट के आने तक। और इसमें देख लें ये जो ज़्यादातर जो टैक्स इनको कलेक्शन हुई थी, ये पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने से, बिजली की प्राइसेस बढ़ने से उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा था। तो जाहिर है अब जब कीमत कम करेंगे उसमें रेवेन्यू भी कम होगा। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि किस तरह अगले सालों में ये इनको पूरा करेंगे। डेफिसिट वगैरह को जो है लोगों को सब्सिडाइज़ करना है, तो किस तरह वो पूरा होगा, और दूसरी तरफ अपनी सियासत को भी बहाल रखना गवर्नमेंट के लिए एक टफ टाइम आ गया। ठीक है इलियास साहब, ब्रेक लेते हैं, जिससे वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा यूक्रेन बहरान से मुतल्लिक होगा। सवाल ये होगा, क्या पाकिस्तान आलमी दबाव बर्दाश्त कर सकेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, रूस के यूक्रेन पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। सरकारी टीवी समेत कई अहम तनसीबात हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान अब तक यूक्रेन तनाज़े पर न्यूट्रल है और मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भी जंगबंदी और रूसी हमले की मजम्मत से मुतालिक करारदाद पर गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया है। बहस और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान के इस फैसले पर मगरबी मुल्कों और यूरोपीय यूनियन का दबाव बढ़ने लगा है। पाकिस्तान में तैनात फ्रांस और जर्मनी समेत 19 गैर मुल्की सिफारतकार हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो रूसी हमले की वाज़ेह मज़म्मत करें और आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए मगरिब के मौक़िफ़ की हिमायत करें। इसी से मुताल्लिक़ हमारा सवाल, आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जाहिर है यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मंडी है और साथ ही IMF के रहमो करम पर हैं। आपको लगता है कि अब यूरोपीय यूनियन का प्रेशर भी है, दीगर जो मगरबी ममालिक का आलमी दबाव का प्रेशर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा यूक्रेन बहरान को मद्देनज़र रखते हुए? वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है पास करिए बर्दाश्त कर। पाकिस्तान क्या करे? हमने एक फ़ैसला किया, हम रशिया गए, हमें डट के अब ये काम करना होगा कि हम पोजीशन लेंगे, क्योंकि हमारे तो दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। इस वक्त नेटो और अमेरिका यानी दोनों एक ही चीज़ हैं और वो किरदार अदा कर रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर में हमने अदा किया था। हम आए, हम देखेंगे, हम तुम्हारे भाई सफ़ीर ये कर देंगे। वो जो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप करें, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं हमला कर दूं, तो प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली में यही जवाब दिया था ना। तो इस वक्त नेटो शेटो जो है ना यही जोर लगा रही है, कोरोना है, फ़ौजें डर गई हैं, कुछ फलाना है। वो अपने नेटो के इत्तेहादियों को, यूरोपियन इत्तेहादियों को मजबूत और सेफ करने के लिए अमेरिकन फ़ौजें उतारी गई हैं सारी की सारी। यही बता रहे हैं ना बाइडन। हाँ, इकनॉमिक कंडीशंस और जो सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं वो पावरफुल हो सकती हैं मुस्तकबिल करीब में भी। रशिया के ऊपर ज़ाहिर है कि वो एक बराह रास्त लड़ाई है उनकी, लेकिन वो जिस मुल्क की खातिर, जिसको वो जोकर के हवाले किया हुआ है, जो भी कहें उसको, अदाकार कहें, वो मुल्क तो तबाह हो रहा है ना, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो सारे सैंक्शंस भी लगाएंगे तो रशिया को नुकसान होगा, यूक्रेन को क्या फ़ायदा होगा? इन सब इत्तेहादियों के इस पुरअज़म लड़ाई को अपने अपने घर से बैठ के अपने मोर्चों से बयानात देने से। सही। तो हमने भी कह दिया, हमने जी 20 टन गंदम वहाँ से उठानी है और फसलें हमारे पास रिकॉर्ड हो रही हैं। गंदम हमने रशिया से लेनी है, यूक्रेन से लेनी है और रिकॉर्ड पैसे हमारे पास ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, हम मदद भी कर रहे हैं। आसान काम नहीं है, यूरोपीय यूनियन में रहना है आपको। पाकिस्तानी डायस्पोरा इतना बड़ा वहाँ पे मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, बड़ी मुश्किल सिफारतकारी है। लेकिन जिसको सिफारतकारी करनी है उसे जरदारी के पीछे लगाया हुआ है। अल्लाह ही जाने क्या बनेगा। बहरहाल देखें, आप पास करें, बर्दाश्त करें, कुछ भी होगा। सही जी। हाफिज ताहिर साहब, पहले तो मेरी गुजारिश है, मेरे बड़े मोहतरम हैं आमिर इलियास राना साहब, इन्होंने मिसाल बहुत गलत दी है और इन्हें ख्याल आना चाहिए कि कश्मीर खाली इमरान खान का मसला नहीं, हम सब का मसला है। कश्मीर जो है वो पूरे पाकिस्तान का मसला है। वो खाली हमारी आपस में सियासी मुखालफत भी हो सकती है, मौक़िफ़ का इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के साथ जो कुछ अमेरिका ने या नेटो ने या उन्होंने किया, हमने कतन ना कभी मकबूजा कश्मीर के अंदर किसी किस्म की उनको कहा है कि आप जाकर जो है जंग शुरू कर दें। हम तो आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं जो पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है कश्मीर का मसला हल हो जाना चाहिए और उसके उन मजलूमों के साथ हम खड़े हैं। तो मेरे भाई जज्बात में मेरा ख्याल है खुद भी नहीं समझ सके कि इन्होंने क्या कह दिया है। तो मैं बड़े एहतराम से उनसे अर्ज करूंगा कि जरा इस जुमले पे जरा वो खुद ही गौर कर लें। दूसरी बात ये है कि अगर माजरत करें, माजरत ठीक है हाफिज साहब, आप कंप्लीट कीजिए। माजरत करें आमिर साहब। तो बहरहाल मैं क्या कहूँ, गुजारिश नया तर्जुमान मुबारक हो हाफिज साहब को। इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हमारा जो एक असूली मौक़िफ़ है, हम कहाँ, मैं जवाब बाद में दूंगा ना, बात कर लें। चले वो जवाब की तो मैं आपसे हमेशा कोशिश करता हूं कि ना ही उलझे, लेकिन आप अपने पैरों से आप इसका फैसला चले, हम नहीं उलझेंगे जी। अब आपने कह दिया जवाब नहीं आएगा, खामोशी से सुन लिया। तो उसमें गुजारिश ये है कि देखिए, पाकिस्तान अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी रखता है ना। हम अगर पहली मरतबा कोई आप आज़ादी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी बनाने चले हैं तो अब ये चीजें तो फिर आएंगी, या फिर आप एक ब्लॉक में बैठ जाएं, किराए के कातिल माजी की तरह बन जाएं। वो कहें उड़ जाओ तो उड़ जाओ, वो कहें बैठ जाओ तो बैठ जाएं।
तो अब आपने एक आजाद, जहां तक बात है, हम तो रोज अव्वल से कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात से मसला हल होना चाहिए। हम कत्ल गारत गिरी के और खून रेज़ी के और जंग के खिलाफ हैं, लेकिन अगर कोई अपना देखे ना, ये बहुत मुख्तलिफ मामला है और इसमें बहुत हमें हसास इस मसले को बेहतर अंदाज में पाकिस्तान टैकल कर रहा है और इंशाअल्लाह इसको टैकल करेंगे। हम किसी ब्लॉक में जाके खड़े नहीं होंगे, हम अपने मफादात के मुताबिक इंशाअल्लाह ठीक है हाफिज साहब, और वो बेहतर फैसला हो। सही है जी अयाज साहब। बाकी मुश्किल तो बहुत है। उसकी वजह ये कि जब पूरा वेस्टर्न कौमें एक तरफ हों और आप सिर्फ रशिया के साथ भी खड़े नहीं हो सकते उस तरह से, तो ये फैसला तो ठीक है कि गैर जानिबदार रहेंगे, किसी की साइड नहीं लेंगे। लेकिन जाहिर है वो जहाँ इतने ज़्यादा मफादात हैं आपके, वो यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हो रही हैं, तो प्रेशर तो आएगा और यकीनन उसे सस्टेन भी करना पड़ेगा। प्रेशर में अब जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि जी हमने अपनी गैर जानिबदार रखनी है खारजा पॉलिसी, और ये बात वाकई समझ से बाहर है कि इतना मुश्किल वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ से हो आए और जंग शुरू हो गई और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब इस वक्त वो सिंध में वो एक रैली की क़यादत कर रहे हैं। मतलब एक तो ये अजीब बात है, मतलब चीफ मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर को बड़ा सीरियस आदमी होता है, वो बैठ के इस वक्त तो उसे मुख्तलिफ ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे होना चाहिए था, और वो जुगते लगा रहे हैं, और वो वहाँ बैठ के जुगते लगा रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड। और जो आमिर ने अमेरिका और नेटो की बात की ना, उसमें बेस्ट मीम जो मुझे इन दिनों में नज़र आई है ना, कि कोरोना की वजह से अमेरिका और नेटो ने घर बैठ के ये जंग लड़ने का फैसला किया है। इससे बेहतर इसका वो तबसरा हो ही नहीं सकता इनके। सही है फैसल साहब। अच्छा, मैं एक तो वैसे हाफिज साहब को बोलूँ, आमिर साहब की बात को ना इतना सीरियस नहीं लिया, अगर इनको खुद भी नहीं पता होता ये क्या बोल रहे हैं, ऐसी बस ठीक है। अभी आप कंप्लीट कीजिएगा, आज थोड़ा वक्त कम है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जब अफगानिस्तान का मसला हुआ, इराक का मसला हुआ, करबला का उलझना नहीं है, लीबिया का मसला हुआ, भाई जिसकी सेंस ही ना उसकी क्या सेंस लेनी। ये अफगानिस्तान का मसला, इराक का मसला, लीबिया का मसला, यही नेटो अफवाज जो है किसी पागल कुत्तों की तरह जो है वो कूद गई अमेरिका की मदद के लिए। इसी तरह अमेरिकन फौजें भी कूद गई, अब जाए ना यूक्रेन की मदद करें। अच्छा, पाकिस्तान सबके लिए तनने वाला है, सारा जो है प्रेशर, सारा दबाव जिन्होंने पाकिस्तान पे डालना है। इंडिया ने जो है खुल के जो है वो उनकी हिमायत करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब पे प्रेशर डाला कि ओपेक से इसको रशिया को बाहर करो, उसने इस काम से जो है वो इनकार कर दिया। चीन जो है उनकी नहीं सुन रहा, तो पूरी दुनिया में इनको सिर्फ पाकिस्तान ही मिला है जिसको उन्होंने अपना गुलाम बना। भाई जाके उनकी मदद करो, उनके लिए आप जंग लड़ो। आप खुद तो उनके लिए जंग नहीं लड़ सकते, सारी तबक्का सारा जो है आपको जो है वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो है वो इनके हिस्से का भी जो है वो किरदार अदा कर दे। लेकिन अफसोसनाक बात क्या है, जो वाकई एक अलमिया है, पाकिस्तान का एक अलमिया है, इतना बड़ा दुनिया का एक आलमी मार्का चल रहा है, तीसरी जंगी अजीम की बातें हो रही हैं। इस पर हमारे वजीर खारजा को तो दुनिया के दौरे पे होना चाहिए था, लेकिन वो सिंध के दौरे पे घूम रहे हैं। ये मजाक है, ये इस तरह हुकूमत नहीं चलती। वजीर खारजा, अब आपको समझ आई कि मैंने क्या कहा था? मामलात में उलझे हुए दुनिया कहाँ इस वक्त, दुनिया कहाँ जा रही है, और हमारा वजीर खारजा जो है वो इस वक्त जो है वो अंदर से दौरे पे घूम रहा है। ये तो कमाल सही है फैसल साहब। ठीक है जी इलियास साहब। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इनकी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, जैसे मर्जी पाकिस्तान दोनों ममालिक का साथ नहीं दे रहा, अब बैठा हुआ है गैर जानबदार होकर। तो इस मसले में देखना चाहिए, अगर हम आज इनकी बात मान लेते हैं, पहले भी बात मानते रहे और जिस तरह भी बात मानते रहें कि जी इसका साथ देंगे तो वो दूसरा नाराज़ होता है। दूसरे के इस तरह साथ देने से बेहतर है कि गवर्नमेंट को इस वक्त, जैसे बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए कि इनका मौक़िफ़ का कोई जवाब दें कि जी हमारी पॉलिसी क्या है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, और हम जो भी है हो रहा है इस लड़ाई को बेहतर नहीं समझते, और हमें चाहिए वाज़ेह करना चाहिए कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करना चाहिए। ठीक, अमेरिका के साथ अगर इस तरह अमेरिका कर वो नहीं जा रहे उनके साथ और बस ज़बानी बातें कर रहे हैं, और देख लें पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं बहुत खौफनाक, और हमारे लिए भी माशी सिचुएशन बहुत खौफनाक आ रही है। बहुत हमें सोचना जी इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, बड़े बुरे आ रहे हैं। वो ठीक है, ये बात ठीक है। ठीक है इलियास साहब। ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, क्या बिलावल भुट्टो का मार्च पंजाब में अवामी पजीराई हासिल कर सकेगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद।